नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पुत्रा। आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। विज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में नशे का कारोबार पंजाब में खूब बढ़ा, रेत माफियाओं का राज बढ़ा। कांग्रेस बताए कि उन्हें रोकने के लिए क्या किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता सब कुछ जानती है। 5 साल से कांग्रेस का राज है। राहुल गांधी जी को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने राज में नशा को रोकने के लिए क्या काम किया। नशे का कारोबार तो कांग्रेस के राज में बढ़ा, रेत माफिया का राज कांग्रेस के राज में बढ़ा, लैंड माफिया का राज कांग्रेस के राज में बढ़ा। तो उसके बारे में राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पंजाब की जनता सियानी है, गुरुओं की धरती के लोग हैं, ये सच अच्छी तरह से पहचानते हैं और सब कुछ जानते हैं। जीत सिंह चन्नी जी का ये कहना कि मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के तानाशाही सोच को दर्शाता है। लोकतंत्र में कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता। जनता का अपने विधायक पर, विधायकों का अपने मुख्यमंत्री पर सदर असर रहता है। लोकतंत्र बना ही इसी आधार के ऊपर है। चेक एंड बैलेंस के फार्मूले पर लोकतंत्र बना है। हर कदम के ऊपर एक दूसरे का असर रहता है, दबाव रहता है। इसलिए ऐसी सोच वाले व्यक्तियों को तो चुनाव में खड़ा ही नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के इस वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। ओपी धनखड़ ने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है, तो वहीं पंजाब में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है, अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अब आपको बताएं कि ओपी धनखड़ रविदास जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए बादली पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में नशे के खिलाफ सरकार पूरी तरह से गंभीर है, तो साथ ही नशा मुक्ति की पहल पर लोगों का आभार भी प्रकट किया। उधर चंडीगढ़ में ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक हुई। इस दौरान सरकार से बोर्ड के एग्जाम लेने के आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की अपील की गई। प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए बोर्ड एग्जाम का पैंतरा अपना रही है। प्रदेश में 4.5 लाख बच्चे 8वीं में पढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चे से 550 रुपए बोर्ड रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम बोर्ड के एग्जाम नहीं करवाएंगे, सरकार ये कान उधर फरीदाबाद के सेक्टर 24 का पुलिस थाना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा यहां साफ सफाई और पौधारोपण पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहां पर वेस्टीज का प्रयोग कर गमले और दूसरा सामान बनाया गया। वहीं सेक्टर थाना प्रभारी ने बताया कि पौधारोपण के कारण यहां पर आने वाले लोगों और कर्मचारियों को शांति का एहसास होता है।
एक पॉजिटिविटी माहौल क्रिएट करने के लिए यहाँ चारों तरफ फूल और छायादार पेड़ लगाए हैं। इस माहौल को करने के लिए किया है ताकि पब्लिक जो पीड़ित आते हैं उनको एक अच्छा माहौल दे सकें पब्लिक को और पॉजिटिविटी में एक माहौल में काम। तो फरीदाबाद की ये खबर सामने आई है जहां थाने में शांति का अनुभव प्रतीत होता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो पुलिस थाना है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिस तरीके से सजावटी रूप से यहाँ फूल सजाए गए हैं, जो गमले हैं वो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उधर अंबाला मंडल के राजपुरा बठिंडा रेल मार्ग पर आरवीएनएल द्वारा दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 18 फरवरी से 28 फरवरी तक इस रूट पर लगभग 14 गाड़ियां रद्द होंगी। साथ ही 10 रेलगाड़ियों के रास्ते में बदलाव किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि राजपुरा से धूरी जंक्शन पर डबलिंग के कार्य के चलते रेलगाड़ियां प्रभावित होंगी। बेसिकली ये राजपुरा से धुरी सेक्शन जो है बरनाला सेक्शन में डबलिंग का काम जो चल रहा है आरवीएनएल द्वारा, उसके संदर्भ में नॉन इंटरलॉकिंग होनी है, जिसके चलते टोटल कैंसिलेशन जो है वो 14 गाड़ी की है, डाइवर्शन 10 गाड़ी की है तथा जो शॉर्ट टर्मिनेशन है वो 2 गाड़ियों की है। इसमें अंबाला पासिंग जो है कैंसिलेशन में 2 पेयर हैं, एक 45-25-26 अंबाला श्री गंगानगर, गंगानगर अंबाला, ये 18/2 से 28/2 तक कैंसिल रहेगी। दूसरा पेयर जो है एक 4507 4508, ये भी 18 से 28 तक कैंसिल रहेगा दिल्ली बठिंडा। उधर रेलवे मंत्रालय की टीम ने पानीपत के रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान निरीक्षक रमेश चंद्र ने कहा कि स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करे, रेलवे ओवरब्रिज का इस्तेमाल करे ताकि हादसों से बचा जा सके। रेल यात्रियों से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, रेल यात्रियों ट्रैक को क्रॉस करना, पटरी को क्रॉस करना जुर्माना दे सकते हो, लेकिन हम आपकी जान वापस नहीं दे सकते। कृपया जितना गारंटी सुरक्षा और भारतीय रेल के अधिकारी कर्मचारियों की है, कृपया अपना जीवन को भी ध्यान रखिएगा। चलती ट्रेन या नहीं भी चलती हो तो पटरी को पास मत करिएगा। ऐसा लगता है कि करनाल का सेक्टर 7 इलाका बदमाशों का अड्डा बन गया हो। नौजवानों के झगड़े और गाड़ी चालकों की तकरार से दुकानदार हमेशा ही परेशान रहने लगे हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा सेक्टर 7 के मार्केट एरिया में देखने को मिला है, जहां 2 पक्षों के बीच खूब लाठी डंडे चले। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच तलवारबाजी भी हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मारपीट की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वह इस वारदात से मार्केट एरिया के लोग भी सहमे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। जिस घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है वो अभी बयान देने की हालत में नहीं है। कितने लोग घायल आए हैं और क्या कुछ पता चला? 3 बंदे आए जी, 3 बंदे। तो क्या बताया सर? बस लड़ाई झगड़ा हुआ है सेक्टर 7 में, तो तीनों के 3 सिर पे लगी हुई है चोट, और सिर पे भी है और हाथ पे भी है। उनमें 2 के ज्यादा लगी हुई है चोट, 1 के थोड़ी कम है। कम मतलब चोट तो उसके भी है। तो यूथ है बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, यंग लड़की है, बिल्कुल 18-20 साल तक के। तो क्या बताया, कोई तलवारें वगैरह चली? हाँ जी, यही कह रहे हैं कि तलवारें और निशान भी उस तरीके के लग रहे हैं। मुझे कोई सी पार्टी यहाँ नहीं है, मौके से भाग गए हैं। जैसे हम आए, हमें ये जरूर पता लगा था यहाँ झगड़ा हुआ है। जैसे मौके पहुंचे तो दोनों पार्टी यहाँ से सामने। तो तलवारें तुलवारें बता रहे हैं लेकर आए थे? ये हमें नहीं देखी तलवारें। ये तो ये है कि जैसे वो किसी हॉस्पिटल में
एडमिट है तो हमारे पास रुका आएगा तो उसकी रकम निकालेंगे। ये रोज का काम है, गाड़ियों पे बैठे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं खुलेआम, यहाँ पर बैठ के गाड़ियों में डीजे चल रहे होते हैं। यहाँ ट्यूशन सेंटर है, ट्यूशन सेंटर तो अपना पढ़ रहे हैं बच्चे, वो उनका कोई लेना देना नहीं है। आवारा कर दिया यहाँ पे बेवजह, आउटसाइडर आते हैं यहाँ पे जितने भी। पिछले दिनों भी एक बार हमने देखा था पुलिस वालों के साथ झगड़ा हो गया था। पुलिस वाले भी आते हैं, वो तो अपना पूरा फर्ज निभा के जाते हैं। वो भी यहाँ पे सारा टाइम तो बैठने से रहे, अपना आए पुलिस वाले गश्त करे, 2 घंटे आते हैं, फिर उसके बाद आवारा गर्दी होती है। अब ये देखिए आपके सामने जा रहे हैं, आवारा गर्दी है सब। तो बिल्कुल उधर यमुनानगर में एनजीटी के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा न्यूज की टीम ने देर रात जब क्षेत्र में रियलिटी चेक किया तो वहां प्लांट चलते पाए गए जिन्हें प्रदूषण विभाग ने सील किया हुआ था। अब आपको बताएं कि पॉल्यूशन क्लियरेंस नहीं मिलने पर यमुनानगर में कई फॉर्मल्डिहाइड प्लांट सील किए गए थे, लेकिन क्षेत्र में कई ऐसे प्लांट हैं जो एनजीटी के निर्देशों की दरकिनार करते हुए चालू रखे गए हैं। को ये विनीत नागर के केस में एनजीटी वगैरह ने फाइनली डिसीजन दिया कि कोई भी यूनिट है बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के ये फॉर्मल्डिहाइड यूनिट नहीं चलना चाहिए। ये जितने भी कुछ हमारे यहाँ के जो भी यूनिट थे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, कुछ दूसरे स्टेट वालों ने भी अप्रोच किया, तो जो वो एनजीटी के ऑर्डर थे विनीत नागर के इंटीग्रेटेड फॉर्म में या आयुष गर्ग में, वो जो एनजीटी ने स्टे किए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे कर दिया। हमने जो ये यूनिट थे पर्टिकुलरली एनजीटी के डायरेक्शन के बाद ही नहीं बंद करे, क्योंकि जो ऑर्डर हुए थे 22 जून को हम तो उससे पहले ही बंद कर चुके। तो उनका ये मानना है ओपिनियन के तहत कि ये हमारे ऊपर नहीं होते, तो अकॉर्डिंगली हमने इन यूनिट को दोबारा से सील। देखिए मैं दोबारा से, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ चल रहा है तो मैं दोबारा वेरीफाई करा लेते हैं उसको, अगर कोई होगा तो उसको मौके पे सील करके और उस पर एक प्रोसिक्यूशन और लॉन्च कर देंगे उसमें हमारी सील को। उधर रविदास जयंती के मौके पर प्रदेश भर में चल रहे 3 दिवसीय सफाई अभियान का समापन किया गया। महम के खरकड़ा गांव में आज लोगों ने संत रविदास जयंती मनाई, साथ ही सफाई अभियान का समापन किया। सांसद रामचंद्र जांगड़ा इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं का आश्वासन दिया। सांसद ने गांव में चौपाल निर्माण के लिए 11 लाख की राशि देने का ऐलान किया। इसी के साथ ही अधिकारियों को गांव में साफ सफाई का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए। उधर फरीदाबाद को कैटल फ्री करने के लिए कई गौशाला बनाई गई। इसके बावजूद भी सड़कों पर गायें घूमती हुई नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि फरीदाबाद को कैटल फ्री करने की कवायद सिर्फ मात्र हवा हवाई है। वहीं लोगों ने भी कहा कि सड़कों पर इस तरह से गायों का घूमना सही नहीं है। लोगों ने कहा कि सभी गायों को गौशालाओं में रखना इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से सड़कों पर घूमने वाली गायों की वजह से आए दिन कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। इन हादसों में व्यक्ति के साथ साथ गाय भी बुरी तरह से घायल होती है। उधर सिरसा में संत गुरु रविदास महाराज के 645वें प्रकाश पर्व पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन संत गुरु रविदास सेवा समिति सिरसा गली जंडीवाली की ओर से किया गया था। इस शोभा यात्रा को सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के अनुज और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने धर्म ध्वजा दिखाकर रवाना किया। इस शोभा यात्रा में संत रविदास महाराज के जीवन पर आधारित झांकियों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी की गई। इस मौके पर बीजेपी नेता और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने आयोजकों को 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत रविदास महाराज एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और निर्गुण संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समाज में सुधार और लोगों को भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। और रविदास जी के लिए तैयारी कर रहे हैं।
वो तो पहले ही प्रकाश है, इसको प्रकाश को रात सारे प्रकाश को पूरी दुनिया जानती है। तो मैं मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और 21,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। और मैं तन मन धन से आपके सामने हर समय साथ हूँ, जब भी आप मुझे बुलाते हैं मैं समय समय पे आपके साथ हूँ। उधर सिरसा के महाराणा प्रताप चौक के पास सिरसा डिपो की हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्कीम पर चलने वाली बस ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें लगी हैं। वहीं घायल व्यक्ति को सिरसा के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर उसको अग्रोहा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति महाराणा प्रताप चौक के नजदीक फुटपाथ को क्रॉस कर रहा था और हरियाणा रोडवेज की बस सिरसा के बस स्टैंड से हिसार की ओर जा रही थी। वहीं रास्ते में हिसार रोड पर कुछ खुदाई का कार्य भी चल रहा है, जिसके चलते हरियाणा रोडवेज की बस गलत साइड से जा रही थी। वहीं चौक के पास यह हादसा हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। फिलहाल घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं रोडवेज के ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। एक तरफ जहां आए दिन प्रदेश भर की अलग अलग जगह से यूरिया खाद की कमी की खबरें मिलती रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ में 60 बैग यूरिया से भरी एक पिकअप गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये यूरिया खाद सांपला से खरीदी गई थी, साथ ही दिल्ली में इस्तेमाल के लिए अवैध तरीके से इसे ले जाया जा रहा था। दरअसल पूरे प्रदेश में खाद की कमी चल रही है, मगर कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे। दरअसल बहादुरगढ़ में ऐसी ही कालाबाजारी करने वालों को पुलिस ने दबोच भी लिया है। ये खाद रोहतक के सांपला के प्रिंस खाद भंडार से दिल्ली ले जाई जा रही थी। वहीं गाड़ी चालक और उसमें सवार एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। मौके पर पहुंची कृषि विभाग की टीम ने पुलिस को शिकायत देकर खाद और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर आसोदा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। कल करीबन 4:30 बजे मेरे पास एएसआई राजीव का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि हमने बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ी है, उसमें यूरिया खाद के कट्टे रखे हुए हैं। मौके पर हमारे जसवीर जी हमारे पास थे, डॉक्टर QC है हमारे झज्जर जिले से। प्रशासनिक अधिकारियों के सख्त निर्देश हैं। हमारे उप कृषि निदेशक डॉक्टर इंद्र सिंह ने हमको आदेश दिए हुए हैं कि यूरिया की कालाबाजारी नहीं होने देनी है। हम मौके पर पहुँचे, वहाँ पर ड्राइवर से बात हमने की। ड्राइवर के पास ना कोई पोस्ट मशीन की रसीद थी, ना ही कोई बिल था, ना ही वो संतोषजनक जवाब दे पाया कि हम यूरिया कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनके साथ में एक धर्मेंद्र नाम के शख्स और थे, वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। उसके बाद हमने कार्रवाई करते हुए FCO के तहत उन पर FIR दर्ज करवाने की सिफारिश की। उधर पलवल के गांव औरंगाबाद में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। दरअसल मृतक भावना की शादी 9 महीने पहले गौरव नाम के लड़के के साथ हुई थी। वहीं मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं भाई ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वाले मृतका को अक्सर प्रताड़ित करते थे। फिलहाल पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति समेत 4 नामजद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। तो आपको बताएं कि इस मामले को गहनता से देखते हुए हालांकि पुलिस कार्रवाई में जुटी है, लेकिन जो खबर ये सामने आई है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मृतका की मौत हुई है। हालांकि ये भी आरोप लगाया गया है, ये जो आरोप भाई की तरफ से लगाया गया है उसमें ये कहा गया है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। आपको बताएं कि मृतका की 9 महीने पहले शादी हुई थी। अब फिलहाल पुलिस ने उसके पति समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।